इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी भाग 3, जिसमें हम जानेंगे जहां से हम छोड़े थे। तो सूरज ढलने लगा था और सूरज ढल जाता है ना, पहाड़ी इलाका में घोर अंधेरिया हो जाता है। तो हमने देखा कि पहाड़ी औरतें गाय को चराकर वापस लौट रही हैं गाय के साथ। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गठरे हैं, मतलब भारी भरकम बोझा है उसके माथे पे। ऊपर आसमान फिर धुंध धुंध मतलब पूरा धुआं से भर गया। और बारिश वाले मौसम में नहीं होता है कुहासा, तो वैसा हो गया और बादलों से घिरा हुआ था। पूरा पहाड़ बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। चाय का बागान पहाड़ में होता है, जहाँ पहाड़ होता है उधर चाय के बागान लगाए जाते हैं, क्योंकि ठंडा में ही चाय होता है। तो गुजरे वहां से कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने क्या होता है, एक सिक्किम का परिधान है, कपड़ा है। तो उधर का कपड़ा पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। और चाय की पत्ती तोड़ने के लिए लोग स्पेशल सूट पहनते हैं कि चाय का मतलब इन्फेक्शन हमें ना लगे। और उसी चाय को हम चाव से पीते हैं, एकदम हम लोग को इन्फेक्शन ही नहीं लगता ना। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, मतलब उनकी सुंदरता एकदम नदी के जैसा चमकने वाला, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, और मेहनत करते हुए इतना खूबसूरत चेहरा यार। मतलब जो लड़की आप पसंद करते हो ना इधर के इलाके में, अगर वही सिक्किम के लड़की को पसंद कर लोगे ना तो लगेगा कि एकदम स्वर्ग की अप्सरा उतार दिए हैं हम तो। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना हुआ था, वो पूरा गाउन जैसा कपड़ा होता है, तो पहना हुआ था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, एकदम लाल रंग। डूबते सूरज की स्वर्णिम, मतलब जिस तरह डूबता सूरज किस तरह लाल चमकता है, उसी के जैसा प्रतिबिंब। और सात्विक स्वभाव, एकदम सात्विक स्वभाव, साधारण सीधा साधा। तो सात्विक स्वभाव के कुछ इस कदर इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, मतलब उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी, इतना सुंदर थी वो कि मंत्रमुग्ध सी मैं खींच पड़ी थी उसके तरफ। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। इतना ज्यादा खूबसूरती राजकुमारी के लिए एक आश्चर्य की बात थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लाउंग में पड़ाव लेना था। मतलब युमथांग पहुंचने के लिए रात भर हमको लाउंग में रुकना था, क्योंकि ठंडे में खास करके पहाड़ी इलाके में रात को गाड़ी चलती ही नहीं है, रुकना ही पड़ता है। गगनचुंबी पहाड़ों के तल, मतलब गगनचुंबी आसमान तक जाता पहाड़ों का नीचे वाला तल, बराबर चिकना सा जहां रहता है ना, वहां का तल में सांस लेती एक नदी सी शांत बहती लाउंग, मतलब वहां से एक शांत नदी बह रही है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, मतलब दौड़ धूप जिंदगी था ही, लेकिन वहां पर एकदम निश्चिंत जिंदगी सो रही थी। लग रहा था ना कि वहां का मौसम हमारे लिए ही बना है, तो जो जाता है उसको वैसा ही लगता है। उसी लाउंग में हम ठहरे थे, और वहीं पर ठहरे थे तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम रुके थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पर्वतों पर बैठ गई थी। मतलब बिखरे पर्वत क्या होता है, छोटा छोटा पत्थर, पहाड़ी जैसा नहीं दिखता है, छोटा छोटा पहाड़, तो उस पर बैठी हुई थी और नीचे से तीस्ता नदी बह रहा था। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। ऊपर से झरना आकर तीस्ता नदी में मिल रहा था। मधिम मधिम, एकदम धीरे धीरे हवा बह रही थी, एकदम धीरे धीरे सुहावना हवा बह रहा था वहां पर, एकदम दिल को छू जाने वाला। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से या घुंघरू की रुनझुनाहट से, जिस तरह मंदिर की घंटा टन 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 बजता है ना, वह जैसे घुंघरू झुन 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 बजता है, वैसे एकदम आवाज, मधुर आवाज सुनाई दे रहा था। आंखें अनायास भर गई थी। ज्ञान का नन्हा सब, ज्ञान का मन के अंदर जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान का बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा था।
और वहां जाने के बाद ही अंदर की इच्छा जिज्ञासा सब बाहर आ जाती है। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय तल और गति में चल रहे हैं, सब अपने में बिजी हैं। चाहे आदमी हो पशु हो जानवर हो, सब अपना काम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। और इस प्रकृति के लय ताल गति से खिलवाड़ करके हम मनुष्य इंसान बहुत ज्यादा गलती किया है प्रकृति के साथ। हिमालय अब मेरे लिए कविता के ही नहीं दर्शन बन गया था। हिमालय अब कविता नहीं, हमारे लिए वो दर्शन हो गया था। हिमालय हमारे लिए घर नहीं, वो हमारे लिए मंजिल हो गया था। हिमालय हमारे लिए धरती नहीं, हमारे लिए आकाश हो गया था। जीवन की वो करुणा हो गई थी लेखिका के लिए कि मानो मत। कभी आप जाओ यार, जरूर जाओ, माता पिता को एंगेज करो और उनसे आग्रह करो कि आपको ले जाएं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं तथा पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धारा तक पहुंची। मतलब अंधेरा होने से पहले किसी तरह इधर उधर तिरछा भागते भागते शिला पर्वत पर चढ़ते चढ़ते तीस्ता नदी के किनारे तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजलि में भरा तो अतीत भीतर, क्या होता, अतीत भीतर धड़कने लगा। मतलब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे उसको अंजलि में भर कर अतीत भीतर धड़कने लगा। क्या, जब उसको अंजलि में भरे तो एक अंदर से एक अलग सी सिहरन आने लगा समृद्धि में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जा रहा है। और ऐसा शरीर में कौंधा की लगा कि हम हाथ में जल लेकर संकल्प ले रहे हैं। हम तो जाएंगे भैया, हम जाएंगे वहां का पानी पीने के लिए। हम हिमालय इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां का हम पानी, नदी का पानी पी सके, इसलिए जाना चाहते हैं। एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना भीतर का सारा हलाहल, मतलब एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना भीतर का सारा हलाहल, हलाहल का मतलब होता है, देख लो यहाँ पे, विष या जहर। ठीक है, तो विष या जहर चाहे कटु बातें जो होती है, सारी तामसिकाएं, गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत सोच, वह सब बह जाती है यहाँ पे। इस बहती धारा में सब बह जाती है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। अब हिमालय की बात आ गई तो काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर, अब देखो वहां पर छोटा सा जो लकड़ी का बना हुआ था गेस्ट हाउस, वहां पर गाना बज रहा था तेज धुन पर। जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, वो नाचने लगा तो देखते देखते एक आदिम रात्रि, मतलब आधा रात, आदिम रात्रि की महक से, जो एक नई सुहाना मौसम का रात होता है, वैसे रात से परियों की कहानी सी मोहक, जिस तरह परियों की कहानी सुनने के बाद लगता है ना, वैसा लग रहा था। वह रात महक उठी और रात उसको सबसे सुंदर लगी उस दिन की। मस्ती और मदकता का एक ऐसा संक्रमण, मस्ती और मदकता का एक ऐसा रूप जो सामने दिख रहा था। एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मतलब ऐसा रूप था प्रकृति का वो कि हम सब लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और गोला बनाकर नाचने लगे। मेरे 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मत दे दिया। कुमारियों को भी हराते हुए वो नाचते रही। वो जानदार नृत्य की थी, बहुत अच्छा नृत्य की थी, प्रस्तुत किया अच्छा नृत्य। जब सब अवाक उसे ही देखते रह गए और सब कोई एकदम आंख बड़का बड़का फाड़ फाड़ कर उसी को देख रहे थे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता है इतना आनंद, कितना आनंद भरा था उसके भीतर। आपके पास कैसे आएगा वो आनंद? आपके पास वो आनंद आएगा जब जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर जियोगे, जिंदगी को सबसे अलग जियोगे। जो दुनिया कर रही है वो आपको नहीं करना है, और जो दुनिया कर रही है अगर वो आप करोगे तो नालायक कहलाओगे। अगर दुनिया जो नहीं कर रही है उसको आप करते हो तो आप पागल कहलाओगे। आप पागल कहलाना ही जीवन का असली मकसद है। कृष्ण भगवान को भी लोग पागल बोलते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से अलग थे, सबसे अलग थे।
पागल का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो पागल खाना में जो दिखता है मेंटल हाउस में, वो पागल नहीं होता है। वो तो मानसिक रूप से बीमार होता है, वो बीमार है। हम पागल हैं, ऐसा बोलो, आई एम पागल, आई एम मैड। हम पागल हैं। हमारे क्लास में हमको बोला करते थे ये पागल है। हमारे टीचर लोग हमको इडियट बोला करते थे, थ्री इडियट। हम तीन दोस्त और थ्री इडियट। तो बचपन से ही हम लोग को नाम मिला थ्री इडियट और पागल। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना, तो वहां के जितने भी लड़की लड़कियां थे, लड़के हो चाहे लड़की, वो सब बोलते थे ही इज पागल, ये पागल है। पागल किस लिए? क्योंकि सबसे अलग हट का काम करता है, इसलिए पागल है। तो इतना आनंद चाहिए तो जिंदगी में वो सब त्यागना पड़ेगा जो आपको सुख पहुंचाती हो। सब कुछ जिंदगी में दुख को अपनाओ, जिंदगी सबसे बेहतर कटेगी। लाउंग की सुबह, जब वहां पर सो कर उठे तो सुबह बेहद शांत और सुरमय, बेहद शांत और एकदम वहां पर कोई आवाज नहीं था, बेहद शांत था। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती रही। अब देखो इतना शांत, और तीस्ता नदी वैसा जिस तरह बहता था उस तरह बहता ही है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगा, पर अप्रैल के शुरुआती महीनों में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिलता था। तभी हमसी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मतलब हम सी लेवल से, हमसी का हम हटा दो, हम मतलब पूरा समूह, सी मतलब क्या, समुद्र तल से हम करीबन 14,000 फीट ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होता है। जब हम मैदानी इलाका से आते हैं तो पहाड़ हमारे लिए जन्नत से कम नहीं होता है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। जो ये झरना है लगातार कम हो रहा है पोल्यूशन के वजह से। पर यदि मैं कटाऊ चला जाऊं तो, कहां पे कटाऊ चला जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। जब आप कटाऊ जाओगे तो वहां पर आपको सामने सामने बर्फ दिखने को मिल जाएगा। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, उस समय टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था लेकिन अब बन गया है। बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है, मतलब वो बना नहीं इसलिए सुर्खियों में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक रूप में था। कटाऊ जो लाउंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, पर कितना, 500 फीट ऊंचाई पर था, लाउंग से ऊपर था वो, मतलब 1400 चढ़ गए थे और 500 चढ़ना था। करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था, मतलब वो नवयुवक मुझे बता रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़के के घर में, घरवाली उसकी छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले के रखा सारा महुआ चपट कर गया। अब देखो वो तो हमें देख रही थी एकदम निगाहें बड़ा बड़ा करके, भैया अपना मर्द वाला है, अपना घर वाला है, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं बहक ना जाए, इसीलिए वो देख रही थी। तब तक एक गाय आई, गाय का और महुआ में मुंह लगाकर सारा महुआ गुप कर लिया, मतलब सारा महुआ खा गई। मीठी झाड़ियां देकर उसने गाय को, झाड़ियां क्या, मीठी झाड़ियां देकर उसने गाय को भगा दिया, थोड़ा सा डांट पकड़ कर वहां से गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ, उम्मीद था, एक अलग जुनून था, शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी। उसके साथ हमारा सफर कटाऊ की ओर बढ़ा। कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, धुंध मतलब एकदम फॉग, जो एकदम कुहासा होता है ना, कुहासा और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेन जो था गाड़ी चलाने वाला, अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी।
सब कुछ बादलमय हो गया था, सब कुछ ढक गया था बादल से। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, चुप कर दिया था। इतना ज्यादा खतरनाक इलाका था वो। और उस पर बारिश एक चूक, मतलब उस पर तो बारिश भी होता था, एक चूक और सब खल्लास। मतलब एक गलती और पूरे कैली पताल में समा जाएंगे, पूरा कहानी खत्म अपना। सांस रोके हम धुएं और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों से सिवाय आसपास, मतलब सांस ले रहे थे उसके सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, अपने अलावा जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी लिखी हुई थी पर इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। क्या लिखा था? इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, ये आगे जाओगे तलाक की स्पीड होगा। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने की फिर एक चेतावनी, थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक चेतावनी मिली, दुर्घटना से देर भली। मतलब देर सही है लेकिन जल्दी मत जाने, तो दुर्घटना हो जाएगा। दुर्घटना से बचना है तो धीरे धीरे चलो। सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध हटी और साथ ही स्पष्ट और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा, और सन्नाटा भी वहां से हट गया। नरगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनिक स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, तुरंत जवाब दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। ये स्विट्जरलैंड नहीं है, अपना हिंदुस्तान का स्वर्ग है। हम कटाओ के करीब जा रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे क्योंकि उस पर काई लगा हुआ था, और पहाड़ तो काला होता ही है। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, और ऊपर से एक बर्फ का थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाता था तो लगता था कि बर्फ गिरा हुआ है। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नरगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, ये लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन का झाग व्हाइट व्हाइट नहीं होता है, उजला उजला, तो साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ वैसे ही दिख रही थी। मैं जीप की खिड़कियों से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांद से चमकते पहाड़, जिस तरह चांद चमकता है ना वैसे ही चांद जैसा चमकता पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम पोछो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर वह भी मतलब दिया गया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? यह नेपाली बोली राम रोछो मतलब बहुत अच्छा, अच्छा है। ये नेपाल में बोलते हैं अच्छा को राम रोछो। अपनी भाषा के गर्व से उनकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, चेहरा उनका खिल गया, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। त्रिमो माया सौंदर्य मलाई सलाऊ, यहाँ पर क्या लिखा है? त्रिमो माया सौंदर्य सलाई सताऊ मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये नेपाल में बोला गया है। त्रिमो माया सौंदर्य मलाई सताउच मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेंद्र के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, और जितेंद्र के मन पर भी यह सुंदरता थाप लगाने लगी थी जो पहाड़ के दिख रहा था, बर्फ का दिख रहा था। प्रेम की झिल्ली में तैरते हुए झुमझुम गाने लगा था वह। प्रेम के झिल्ली, प्रेम के वो चादर में रहकर, पन्नी में रहकर एक झूम झूम कर गाने लगा था वो, कुछ ना कुछ गा ही रहा था। उधर के गाना अलग होते हैं। हम सभी से यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा वहां पर बर्फ था।
घुटनों तक नरम नरम बर्फ, घुटनों तक, पैर रखने के बाद घुटना अंदर चला जाता था, इतना नरम नरम बर्फ था वहां पर। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। मतलब ऊपर का जो आसमान था और बर्फ से ढका पहाड़, लगता था कि दोनों मिल जाएंगे अब एक दूसरे से। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर, अब जितने भी सैलानी थे बहुत ज्यादा, वो बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगीन को, रंगत को, वहां के फोटो को, वहां के दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। क्योंकि वही मनोहक, वही मनोरंजन, वही प्यार, वही प्रेम, वही मोहब्बत, वही साथी, वही दिल, वही दिलोजान, उन सबको याद करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, फोटो ले रहे थे कि हम इसको भविष्य में कभी जाएंगे तो देखेंगे, कभी अपने जिंदगी के बारे में देखना होगा तो इसको फोटो को देखकर हम आनंदित हो जाएंगे। इन लोगों का ये मानना था। ठीक है, अगले भाग में हम यहां से पढ़ेंगे। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि हम आपको सिखाने में एक भी कदम पीछे ना हटाएं। जो हमें बने और जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।